यस सर। यस सर, ओके। Yes, sir. प्लीज आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्लीज मुझे बताइए कि फर्स्ट टाइम जूम एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो? प्लीज बताइए एक बार। क्या यस आप में सर। से कोई ऐसा बच्चा है? क्या नाम है बेटा आपका? यश। यश, ठीक है। बेटा यश, आप पहली बार जूम को यूज कर रहे हो, तो क्या आपको आता है यूज करना जूम? Do you know how to use the Zoom application? Yash, I'm asking you. चलिए, अगर आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं। सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं एक बार अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है? और बगल में लिख दीजिए कि अगर आप 9th स्टैंडर्ड के हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो स्पेशल एजुकेशन का है या फिर अपार्ट फ्रॉम 9th, मतलब आप 9th क्लास की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है? ताकि मुझे एक बार पता लग जाए कि 9th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं। समझ रहे हैं? प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है? प्रॉपर्ली बीच-बीच में कट हो रही है। क्या अभी ठीक है आपको वॉइस मेरी? हाँ जी सर। ओके, तो हर्ष ने सबसे पहले मैसेज किया है क्लास 9th। ओके हर्ष, वेलकम बेटा आपका। बाकी स्टूडेंट्स जो 9th क्लास के एक बार प्लीज लिखिए, और प्लीज ऐसा मत करिएगा कि जबरदस्ती लिख दें। जो 9th स्टैंडर्ड में है वही लिखें, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड कोई बात नहीं, राइट? सो जूही भी 9th स्टैंडर्ड में है, यश 9th स्टैंडर्ड में है, हर्ष 9th स्टैंडर्ड में है, दीपांशु क्लास 9th के। ओके बेटा, वेलकम है आप सभी का। आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है एंड पिक्चर विजिबल है? मैं विजिबल हूं आपको? Yes, sir. ओके गुड। तो 4 बच्चे अभी हमारे साथ 9th के ऐड हुए हैं। क्या और भी बच्चे हैं हमारे बीच में जो 9th स्टैंडर्ड के हैं? प्लीज लिखिए एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में। और आई गेस नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो क्या स्टार्ट करी जाए क्लास? बताओ बेटा। सर चैट में किसी को दिक्कत है तो उनको अलाउड कर दीजिए, एक बार माइक ऑन करके बता देंगे। मेरे अकॉर्डिंग सब 9th क्लास के स्टूडेंट है। अच्छा, रश्मि भी क्लास 9th की हैं। मैंने सभी के अनम्यूट कर दिए हैं माइक्स जी। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हर्ष, जूही, यश, दीपांशु और दशमी इनके अलावा भी क्लास 9th का है, तो एक बार प्लीज चैट में लिख दीजिए अपना नाम। जल्दी लिख दो बेटा, क्लास को स्टार्ट करें। आगे में पता लग जाए कि कितने बच्चे हमारे साथ क्लास 9th के जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड्स आपको प्रॉपर विजिबल हैं सभी को? एक बार जल्दी से बताइए, स्लाइड देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? Yes, sir. ठीक है बेटा, जो पहली बार जूम एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो या जो भी ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी ध्यान से अगर आप करोगे, चीजों को सुनेंगे अगर, तो प्रॉपर आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। ओके, तो कबीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास 9th के हैं ये भी। वेलकम कबीर आपका हमारी क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि साइंस का लेक्चर है ये आपका, और इसमें हम 9th स्टैंडर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर है वो ऑफ कोर्स बाद में आएगा। तो अभी हम, क्योंकि सारे बच्चे 9th वाले हैं, तो 9th के हिसाब से साइंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखिए, साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स में जो 9th स्टैंडर्ड के हैं। साथ ही साथ में साइंस हमें आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। लाइक अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, फिर आगे 10th में आएंगे, आप साइंस तब तक तो कंपलसरी है भाई। 11th 12th में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर आपके साइंस के बेसिक्स सारे के सारे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तभी ऑफ कोर्स आप 11th और 12th में साइंस साइड ले पाओगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ थोड़े से कमियां रह गई, तो आप फिर कॉमर्स साइड में चले जाते हो, है ना? लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए ये टाइस जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये एक इनिशिएटिव करा जा रहा है, जिसमें आपके बेस के ऊपर प्रॉपर काम किया जाएगा, ठीक है? आपको प्रॉपर चीजें साइंस में जो अंडरस्टैंडिंग की है वो आपको सब सिखाई जाएंगी। तो आशा मैं ये करूंगा कि आप मुझे आराम से सुनेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो बच्चों, जब मैं आपसे बोलूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो प्लीज तब आप मेरे से पूछेगा, ठीक है?
हालांकि पहली क्लास है, आप बीच में भी अगर बोलना चाहें तो बोल दीजिएगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पार्थ कह रहे हैं कि मैं 10th में हूँ, कोई बात नहीं बेटा पार्थ, अगर आप 10th में हो तो आपको 9th स्टैंडर्ड की जो चीजें हैं ना वो आपको सीखने को मिलेंगी, रिवीजन करने को मिलेंगी, और जैसे ही 10th का हम बैच स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो आपका रिवीजन होगा पार्थ, ठीक है, और आप ये चेक कर पाओगे कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं आपको आज तक याद है कि नहीं है, और अगर नहीं कुछ आपको याद होता या कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की, एक एनिमेटेड क्लास होगी, आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास में। चलिए, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं यार। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को बच्चों पढ़ने से पहले उसका सिलेबस हमारे पास होना बहुत जरूरी है, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो क्लास 9th में टोटल 15 टॉपिक्स होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, और इन 15 टॉपिक्स में जो हमारा सिलेबस है, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर जो हमारी तरफ है, हमारे आसपास है, क्या वो प्योर है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, फिर से हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेटा बायोलॉजी का लेक्चर हो गया, बिकॉज आप जानते हैं कि 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों एक साथ आते हैं, है ना, हमें सेपरेशन नहीं पढ़ना होता, ये आपको पता है। जब आप क्लास 10th में आते हो तो आपको समझ में आता है कि सॉरी क्लास 11th और 12th में जब आप आते हो तो फिर फिजिक्स आपकी अलग हो जाती है, केमिस्ट्री आपकी अलग हो जाती है, ठीक है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं तो आपको बायो छोड़नी पड़ती है, और अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो फिर आप पीसीबी के साथ जा सकते हैं, यानी कि बायो भी आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टिश्यूज, बायो का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास रहते हैं, इवन हम ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप जानते हो, जीवित प्राणी हम सारे, और कई सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, जिनको हमें स्टडी करना है। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आप देख रहे हो, जो जीवित प्राणी हैं जिनको आप देख रहे हो, इन सभी की डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है हमारे आसपास, ठीक है। तो ये लेक्चर जो आपका होने वाला है भाई, ये बाइलिंगुअल होने वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन दोनों ही लैंग्वेजेस में करूंगा, लेकिन जो रिटन नोट्स होंगे वो आपके प्रॉपर इंग्लिश में होंगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करी जाए तो फिजिक्स के 3 बहुत ही प्यारे टॉपिक, एक मोशन, दूसरा आपका फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, और तीसरा है आपका ग्रेविटेशन। आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा, है ना, बच्चे कहते हैं कि यार न्यूटन ने इतने सारे लॉज बना दिए, है ना, और ये कहा जाता है कि न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था तो उसने ग्रेविटी के इतने बड़े बड़े नियम दे दिए, इतने बड़े बड़े रूल्स दे दिए, है ना। तो कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि यार सेब ही क्यों गिरा, पूरा का पूरा पेड़ गिर जाता, है ना, ना न्यूटन रहता ना वो लॉज आते। तो ऐसी बात नहीं है, आगे चल के और भी बहुत सारे फिजिक्स में साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने काम किया है, तो अगर न्यूटन ना देते तो फिर कोई और साइंटिस्ट देता, और सभी के सिर पे पेड़ गिर नहीं सकता, ये बात भी आप जानते हैं। तो ये कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाकी ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं फ्लोटेशन, ये भी एक फिजिक्स का टॉपिक है। फ्लोटेशन के अंदर बात करेंगे, जैसे हम स्विमिंग पूल में तैरते हैं, है ना, हम स्विमिंग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा फ्लोटेशन पर बेस्ड होगा। स्कूबा डाइवर्स वगैरह जो होते हैं। वर्क एंड एनर्जी, एक और फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, साउंड भी फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाई डू वी फॉल इल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये लास्ट के जो दोनों आप देख रहे हो बच्चों, ये सारे के सारे दोनों जो हैं ये बायो के टॉपिक हैं। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूड करें पूरे अपने 15 टॉपिक्स को, तो 15 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों ही 5-5 टॉपिक्स को रखते हैं लगभग, ठीक है। अगर आप बात करते हो आईसीएससी में तो थोड़ा सा एक टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं। खैर, हमारा जो ये पूरा टारगेट होने वाला है, ये हम सीबीएसई और आईसीएससी दोनों को साथ में लेते हुए करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईसीएससी वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार सीबीएसई के हिसाब से कम पढ़ाया जाएगा, या सीबीएसई वाले ये सोचे कि आपको कम पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर जो टॉपिक उठाया जाएगा वो दोनों एग्जामिनेशन, जो दोनों ही बोर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करा जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने बात करी है बच्चों सिलेबस के बारे में, और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली यूनिट जो हमें पढ़नी है, जो कि है हमारी यूनिट नंबर 1, जिसको हम बोल रहे हैं मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1, जिसमें हम मैटर को जानेंगे। किसको जानेंगे बच्चों? मैटर को, ठीक है, कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। अब ये जो यूनिट है, इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे जो आपके सामने है। जब हम सब टाइप्स को एक बार देख लेते हैं ना, तो हमें पढ़ना और ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए,
अच्छे बच्चों की खास बात यही है कि उनको ये जरूर पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अननेसेसरीली अगर आप अपना टाइम कहीं पे यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो इसीलिए ये सिलेबस के अंदर जो पहली यूनिट है, यानी कि पहला टॉपिक है आपका, इसमें हम अंदर जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं उनको एक बार जल्दी से देखते हैं। जैसे सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज बहुत सिंपल लग रही होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छे घर से हैं, और ये जो बेसिक सी चीजें ये आपको जरूर पता होंगी। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी इन्हीं की। शेप क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ये सब देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट हो गया, मेल्टिंग हो गई, फ्रीजिंग हो गई, इवापोरेशन हो गया, कूलिंग हो गई, कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। ये सारे के सारे बहुत अच्छे जो फिनोमिना होते हैं फिजिक्स के अंदर, ये सारे भी हम बात करेंगे। जैसे अगर आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं तो कपूर, कैम्फर का नाम आपने सुना होगा, कपूर, है ना। तो कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर तो भाई सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन कपूर को जैसे ही आप जलाते हो, कैम्फर को आप जैसे ही जलाते हो, तो वो एकदम से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा ही गैसेस फॉर्म में चला जाता है। यानी कि सॉलिड सीधा कन्वर्ट हो जाता है बच्चों गैसेस फॉर्म में। तो ये कैसे हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि भाई घर में खाना बना, ठीक है, मम्मा ने आपकी बहुत बढ़िया सा खाना आपकी मनपसंद का बना दिया। अब जब गर्म खाना है, मान लीजिए कि आपको पनीर बहुत पसंद है, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो जब आपको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, मम्मा ने आपकी बना दी पनीर की सब्जी, तो जब सब्जी गर्म है और अगर आप थोड़ी डिस्टेंस पर हो तो आपको उसकी स्मेल बहुत आसानी से पहुंच जाती है। आप समझ जाते हो घर में यार कि आज गाजर का हलवा बना है, या आज जो है पनीर की सब्जी बनी है, या आज कुछ ऐसा बना हुआ है ना। लेकिन अगर वही सब्सटेंस, वही कुक्ड मटेरियल ठंडा हो जाए, है ना, गर्म है तो आप पहचान लेते हो, लेकिन अगर ठंडा हो जाए तो फिर आप दूर रहकर नहीं पहचान पाते हो उसकी स्मेल से बच्चों कि वो क्या चीज है। समझ में आ रहा है? क्या इतनी चीजें आप लोगों को मेरी समझ में आ रही हैं? प्लीज यस करिए, चैट बॉक्स में आपका देख पा रहा हूं जी, चैट में रिप्लाई करिए। तो अब रीजन ये है कि क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से आप ठंडे खाने को स्मेल नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों आप गर्म खाने को स्मेल कर लेते हो। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल रीजंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आती है काइनेटिक एनर्जी का फिनोमिना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, अब नेचर ऑफ मैटर पे अगर हम बात करें तो बेटा एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स, कोलाइड्स, सस्पेंशंस, ये सब क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ना शुरू नहीं करा। इसके बाद क्या है, पार्टिकल नेचर और बेसिक यूनिट्स हमें पढ़नी है। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। इसके अलावा क्या क्या लॉज होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, मोल कंसेप्ट क्या होता है। बहुत 10th स्टैंडर्ड में अभी बेटा जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें मोल कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बने। ठीक है, तो अब मोल कंसेप्ट जब आपको समझ में आएगा तभी आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि 9th स्टैंडर्ड में तो भाई कम होते हैं, लेकिन बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में भी आपने बहुत पहले से पढ़ा है। वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो अब हम जल्दी से देखने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, और ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो ये कहीं ना कहीं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। देखो, अगर मैं बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है ना मैटर, ये जो मैटर नाम का वर्ड है, ये बच्चों मैटर नाम का जो वर्ड है ये आपको दो तरह से स्टडी करना है। ठीक है, पहला आपको स्टडी करना है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर दोबारा आपको स्टडी करना है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही पॉइंट में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा जो पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे फिजिकल स्टेज में मैटर होती है 5 तरह की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन है। ठीक है, ये 5 हो गए, ये आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं और अगर हम मैटर को पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है,
इसके अलावा एलिमेंट्स हो गए, इसके अलावा मिक्सचर हो गए, कंपाउंड्स हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, सस्पेंशन है, कोलाइड्स हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे हम करके समझेंगे। इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि जितनी भी बातें आज हम यहाँ पे करेंगे, स्लाइड्स में आपको जो भी दिख रहा है ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी, तो किसी को कुछ खास अभी लिखने की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ लिखना है तो आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो है बच्चों कि ये मैटर एक्चुअली में क्या होता है। What do we mean by matter? What exactly this matter is? ये मैटर आखिरकार होता क्या है ना। अब इन दोनों से पूछा गया कि भाई मैटर क्या होता है, तो ये दोनों बेचारे बता नहीं पा रहे। देखो इनके एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है कि इनको नहीं पता कि मैटर क्या होता है, लेकिन हमें जानना है कि मैटर क्या होता है, तो और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए बेटा, अगर मैटर की बात करी जाए तो मैटर को समझने के लिए हमें 3 कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 कंडीशंस हम समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि भाई मैटर क्या होता है। जैसे इन मैटर को समझने के लिए जो हमारे पास 3 कंडीशंस दी गई हैं वो आपके सामने ये रही। देखिए सबसे पहली है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर है उसको पार्टिकल से मिलकर बना होना जरूरी है। समझ रहे हैं, पार्टिकल से मिलकर बना होना जरूरी है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इट मस्ट कंटेन्स सम मास, इसके पास कुछ ना कुछ मास होना जरूरी है। अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और इसके बाद अगर तीसरी कंडीशन की बात करी जाए तो इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर थोड़ा बहुत स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो पर्टिकुलर थिंग है वो क्या है, वो एक मैटर, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको समझते हैं एक एक करके कि ये तीनों बातें क्या होती हैं। क्या आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? मेरी आपको इमेज क्लियर हो रही है? जल्दी से बताइए, यस करिए बेटा, चैट बॉक्स में देख रहा हूं, क्योंकि अब मुझे आपको कुछ सिखाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको स्क्रीन देखनी जरूरी है। यस करिए, ओके। दीपांशु का मैसेज आ रहा है कि यस सर, बिल्कुल। प्रेमलता जी भी बोल रही है यस जी, सूरज भी बोल रहे हैं। चलिए देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे हाथ में इस समय मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है। अगर मैं आपको इस मोबाइल फोन से समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिए, ये एक मैटर है बेटा, ठीक है। अब ये अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मैटर है तो ये मैटर क्यों है, तो अगर मैं इसको मैटर कह रहा हूं तो ऑफ कोर्स इसके अंदर ये तीनों की तीनों जो स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं ये फुलफिल कर रहा होगा ये मोबाइल, तभी मैं इस मोबाइल फोन को एक मैटर कह रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझो पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन लिखी हुई है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आपको लगता है कि ये जो मोबाइल फोन है ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा? मानते हो आप इस बात को? भाई पार्टिकल्स के अंदर जब आप जाते हो तो एटम्स हैं, फिर उसके अंदर जब आप जाते हो न्यूक्लियस में तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं, ठीक है, और आगे चल के आपको न्यूट्रॉन्स वगैरह मिलते हैं, पाई मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके एक बड़ा, ये आप देख रहे हो, ये एक बड़ा जो मैटर है वो तैयार हुआ है, ठीक है। हमारे 9th स्टैंडर्ड में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे तो बात करेंगे, लेकिन और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब पार्टिकल्स बोलते हैं वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड में है, तो हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। हालांकि अगर आप कहोगे तो मैं आपको वो समझा दूंगा, डोंट वरी। दूसरी बात देखो क्या कह रहा है कि इट मस्ट कंटेन सम मास। क्या इस मोबाइल फोन का अपना एक मास है? देखिए बेटा, 2 बातें होती हैं, उनको ध्यान से समझो। एक बात होती है उसे कहा जाता है बेटा मास, ठीक है, मास बोलते हैं, और दूसरी जो बात होती है ना उसको हम बोलते हैं क्या, दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं वेट, ठीक है। वेट यानी कि भार, WEIGHT, वेट। अब इन दोनों में ना बहुत बड़ा एक फर्क होता है जो शायद बच्चों को क्लियर नहीं होता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ जितने भी बच्चे एडेड हैं आप सभी को पता होगा, तो मैं एक बार बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता तो आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास मेरा एक मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन का अगर मैं बात करूं तो एक क्या होगा भाई, 1 मिनट जी। तो अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मेरा मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन में अर्थ जो है उसको नीचे की तरफ एक फोर्स से खींच रही है। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है, अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन बोलते हैं, है ना। और इस एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर आप जानते हैं तो इस एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं।
तो हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि अगर इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ कह रही है कि मैं खींचूंगी, और अगर अर्थ उसको खींच रही है तो बेटा किस फोर्स से खींच रही है, तो याद रखिएगा अर्थ खींच रही है किसी भी चीज को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस मोबाइल फोन को भी, उस लैपटॉप को भी जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने पानी की बोतल रखी है, इसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे भी खींच रही है, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको भी अर्थ खींच रही है, और हम सभी को इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कोई चीज है, ठीक है, तो उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया में आ रहा है तभी, लिमिट के अंदर आना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो उसको खींच रही है। क्लियर हुआ इतना? तो हमने बात करी थी बेटा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। याद रखिए, जैसे मैंने बोला कि ये जो मेरे पास मोबाइल फोन है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। मैंने कहा कि मेरे मोबाइल जो फोन है उसमें 100 यूनिट मास है। कितना मास है? 100 यूनिट, ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि भाई मेरे इस मोबाइल फोन का वेट क्या है, तो याद रखिए W का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा। W इक्वल्स टू क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है M इंटू G। ये फॉर्मूला पढ़ा है M इंटू G? तो याद रखिएगा जब भी आपको वेट निकालना है तो वेट के लिए क्या करते हैं? वेट के लिए हम ये करते हैं कि अगर हम कभी भी क्या करें, जो हमारे पास मास होता है बेटा, मास, और जो ये G होती है, ये G क्या है? ये G यही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वेट मिल जाएगा, बिकॉज वेट का फॉर्मूला होता है M इंटू G, या फिर कभी कभी आपने W इक्वल्स टू M इंटू A भी पढ़ा होगा, या फिर F इक्वल्स टू M इंटू A भी पढ़ा होगा। हम धीरे धीरे उनको रिलेट करेंगे बेटा, बात वही है, ठीक है, चाहे A बोलिए चाहे G बोलिए, ठीक है। बस ग्रेविटेशन में ये जो एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया? तो अगर मेरे मोबाइल फोन का इस समय मास 100 यूनिट है तो मेरा वेट क्या हो जाएगा? जब मैं 100 में मल्टीप्लाई करा दूंगा कितने का बताओ? 9.8 का। समझ में आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जब मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मेरा वेट। तो बेटा 9.8 का 100 में मल्टीप्लाई कराने पे वैल्यू क्या बनेगी? वैल्यू बनेगी आपकी 980। यानी कि ध्यान से चीजों को सुनो, समझो, मतलब मेरे मोबाइल को अगर मैं आज वेइंग मशीन पे तोलूं, ठीक है, मैं अपने मोबाइल फोन का अगर आज वेट निकालूं तो इसका वेट निकलेगा, लेट से अज्यूम करिए कि 980 है, लेकिन बेटा मास कितना है? मास इसमें सिर्फ 100 है। यानी कि अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, याद रखिए, अगर आप निकालना चाहते हो कभी मास को, तो मास कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने? W इक्वल्स टू M इंटू G पढ़ा। तो अगर मुझे मास के लिए फॉर्मूला बनाना है तो देखो ये G कहाँ आएगा? G आएगा W के अपॉन में। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कभी मास निकालना है तो वेट को आप डिवाइड कर दीजिए ग्रेविटी से, यानी कि एक्सीलरेशन से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मास मिल जाएगा। तो अब ये मास, उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होंगे कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। वेट का मतलब क्या हो गया? वेट में मास के साथ साथ उस फोर्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींच रही है, ठीक है। फिर सुनो, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास वेट निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस ऑब्जेक्ट को अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ नीचे खींच रही है, उस फोर्स का प्रोडक्ट। आगे समझ में? चलो अब जरा एक बार फटाफट इस मास के बारे में एक पॉइंट और सीखते हैं जो कि थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। जरूरी क्या है उसको देखो बेटा। ये मोबाइल फोन देख रहे हो सारे बच्चे, वेट में तो क्या हो गया कि वो जो 9.8 से खींच रहा है वो तो चलो अलग हुई, वो एक इमेजिनरी वेट है जो आपको नहीं दिखेगा, मतलब इमेजिनरी फोर्स है जो अर्थ इस पे लगा रही है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इसको जो मैंने मोबाइल फोन अपने हाथ में रखा हुआ है, इसमें ये पूरा का पूरा जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर, ये पूरा का पूरा मैटर ही क्या होता है? ये मास होता है। तो याद रखिएगा मास का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अमाउंट जो होती है किसी भी मैटर के अंदर जो स्टोर होती है उसी को क्या बोल देते हैं हम? उसी को हम बोल देते हैं मास। यानी कि ये आपको मास ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो इमेजिनरी फोर्स अर्थ खींच रही है, अगर मैं उस फोर्स यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दूं इस मास के अंदर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वेट मिल जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ पा रहे हैं? प्लीज बताइए मुझे जल्दी से, यस करिए अगर समझ पा रहे हो बेटा, फटाफट। यस जी बहुत ध्यान से सीखना है बेटा, ठीक है। अगर 9th के आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे ना
तो आप 10th में तभी टॉप कर सकते हो, तभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से समझाऊंगा, किसी को कोई डाउट हो ना तो बीच में रोक के पूछ लेना मेरे से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो फिर तीसरी, अच्छा 2 कंडीशन आ गई, एक तो पार्टिकल से मिलके बना है, दूसरा मैंने आपको मास भी समझाया, क्योंकि इसके अंदर ये जितना मैटर आप देख रहे हो ये सब बेटा मास है, तो 2 कंडीशन तो समझ गए आप। और तीसरी बात कह रही है सम स्पेस, तो ये जो मैटर है वो स्पेस को भी कंज्यूम करता है। मतलब कि अब ये देखो, जैसे ये मेरा हाथ है और ये मेरा फोन है, तो अगर मैं अपने हाथ पे इस फोन को रख दूं तो मेरे फोन ने मेरे हाथ पे एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, समझ रहे हो, थोड़े एक स्पेस को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। जैसे ये देखो, ये मेरा ग्लास ऑफ वाटर है, मैं अगर आप इसको जमीन पे रखूंगा तो ये जमीन के थोड़े स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो समझ में आया? तो हर जो चीज जिसको आप मैटर बोलते हो तो बेटा वो चीज क्या होगी, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को ना, बढ़िया से एकदम। तो आज के बाद हमने एक बात ये सीखी बच्चों कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर बोलना है तो उसके पास ये तीनों अगर कंडीशंस हैं तो मैं उसको मैटर बोल दूंगा। समझ में आ गया सभी को? बताइए यस करिए फटाफट। लेकिन अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या इस अर्थ पे प्रेजेंट हर चीज मैटर है? मुझे बस ये बताओ, क्या इस अर्थ पे जो कुछ भी प्रेजेंट है क्या वो मैटर है? बताओ मुझे। या अगर मैटर नहीं है तो प्लीज मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल बता दो आप लोग। जी सूरज जी वेलकम है आपका। आप मुझे प्लीज ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दो जो नॉन मैटर हो, जो क्या हो, नॉन मैटर हो, मतलब वो इन कंडीशंस को ऑक्यूपाई ना कर रहा हो, इन कंडीशंस को फुलफिल ना कर रहा हो। जल्दी से बताओ मुझे बेटा नॉन मैटर का कोई एग्जाम्पल। जी सर फीलिंग मैटर नहीं होती। क्या मैटर नहीं होती बेटा? सर फीलिंग फीडिंग, फीलिंग फीलिंग फीलिंग, यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आंसर है। जिसने, क्या नाम है बेटा आपका? यस यश, बिल्कुल सही है, यश ने बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर किया है। बाकी बच्चे कहाँ गए? कबीर थे, दीपांशु थे, बेटा आप लोग ये बताओ और कोई एग्जाम्पल बताओ नॉन मैटर का। एक एग्जाम्पल बेटा अभी आया, आपने क्या बोला था बेटा यश, क्या एग्जाम्पल दिया था आपने? सर फीलिंग फीलिंग्स का ना, ठीक है। अब आप देखो यश ने एग्जाम्पल दिया बेटा बहुत अच्छा फीलिंग्स का। यश चाहते तो यश ये भी बोल सकते थे कि सर मैं फीलिंग्स नहीं बताऊंगा, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा फीलिंग के अंदर, वो भी लव। बताइए लव एक फीलिंग है कि नहीं है? बेटा लव एक फीलिंग है। इसके साथ साथ अगर आप किसी को हेट करते हो तो हेट करना किसी को फीलिंग है। अब आप बताओ ये जो लव है, ये जो हेट है, क्या इसके पास कोई पार्टिकल है? क्या इसके पास कोई मास है? क्या ये कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो लव है, हेट है, ये सारी की सारी जो फीलिंग्स आप देख रहे हो ना बच्चों, ये सब क्या है, ये नॉन मैटर। समझ में आया? अभी हम और बहुत अच्छे एग्जांपल्स पे बात करेंगे, डोंट वरी, बहुत कुछ है अभी इस स्लाइड में आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि हम मैटर के बारे में तो अब तक थोड़ी बहुत चीजों को समझ चुके हैं। तो अब हम जल्दी से एक बार मैटर की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें आपको स्लाइड्स की फॉर्म में मिल जाएंगी, पीडीएफ मिलेगा आपको इसका, लेकिन अपने प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए डेफिनेशन क्या हुई बेटा मैटर की, वही 3 चीजें हमने यूज करी हैं। कहता है कि एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पहली कंडीशन थी ना, दैट हैज मास, दूसरी कंडीशन है ना, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, क्या कर ले, तीसरी कंडीशन भी स्पेस वाली, आर नोन एज मैटर। बताइए क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो? कितनी एक इजी डेफिनेशन हो गई कि मैटर तो भाई हम उस चीज को बोल देंगे जिसके पास ये सारी की सारी चीजें जरूर हो। आ गया समझ में? यस करो जी। तो एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मास, स्पेस, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, मैटर बोल देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन तो आप सीख चुके हैं जी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक प्लीज पूछिए, कोई डाउट है? चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक इमेज आई होगी, इसमें आपको बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे। मुझे बताओ क्या ये वाटर ड्रॉपलेट मैटर है कि नहीं है, और अगर मैटर है तो प्लीज बताओ कैसे है। सर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। Yes, exactly, liquid is a state of matter. You know, afterwards we'll see the classification of matter. That means what kind of matters are available, that we'll see later on. But I must tell you that there are 5 types of matters available in this universe, right? But as far as 9th standard is concerned, so I must say that there are only three types of matters that we need to study. Very first one is solid, second one is liquids, and the third one is gases.
If I talk about other two classification of matter, so they are plasma and Bose-Einstein conditions, right? So these two conditions you will come to know in your 10th standard. Okay, once you qualify your 9th standard and you will promote it to 10th standard, then only you will come to know about these two stages of matter. Okay, which one? Plasma. Number one plasma, number two is Bose-Einstein. We'll see in the upcoming slides, don't worry. बट एज आई गेस यश टोल्ड कि ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड क्यों है उसको ध्यान से समझो भाई। लिक्विड तो आपको वाटर ड्रॉपलेट पता है कि लिक्विड होता है, हालांकि लिक्विड की प्रॉपर्टीज हम बाद में समझेंगे भी, लेकिन अगर आप देखो ये वाटर की जो ड्रॉपलेट आप देख रहे हो बेटा, इस वाटर की ड्रॉपलेट ने क्या करा, इस वाटर की ड्रॉपलेट में पक्की बात है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रहे होंगे कि नहीं होंगे भाई। अगर ड्रॉपलेट है तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जरूर होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, मास भी होगा। भाई अगर ड्रॉपलेट है तो बहुत माइक्रो मिनी ग्राम्स इसका वेट होगा, है ना, लेकिन होगा तो जरूर, ये समझ लो। तो मास भी इसके अंदर है। और तीसरी बात क्या हो गई, तीसरी बात ये हो गई कि ये किसी ना किसी स्पेस को भी कंज्यूम करेगा, तो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक मैटर है। तो ये मैटर जो है वो क्या है बेटा, ये मैटर लिक्विड है। अब आप देखो आपके सामने दो और यहाँ पे पिक्चर्स आई, ये वही वाटर ड्रॉपलेट है जो मैंने छोटा सा कार्टून की इमेज की फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। इस ड्रॉपलेट को देख के आपको लग रहा होगा कि इस ड्रॉपलेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। भाई ये ड्रॉपलेट के अंदर सबसे पहली चीज तो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल होगा, बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर होंगे छोटे छोटे से, ठीक है। और ये अगर ड्रॉपलेट है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स नो डाउट मिलके बनी होगी। इसके बाद अगर बात करें, हालांकि वो सॉलिड्स की फॉर्म तो होती है, अगर आप चाहो तो आप इसको अगर ठंडा कर दो, मान लो अगर आपको लग रहा हो कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हैं, तो अगर आप इस पानी के ड्रॉपलेट को मतलब ठंडा कर दो फ्रिज में, तो ये क्या हो जाएगी, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर ये ड्रॉपलेट आइस बन गई तो अब तो आपको पता है ना कि सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में लिक्विड है, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, तो लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं, नो डाउट। ये आप केमिकल कॉम्पोजिशन बाद में पढ़ोगे। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, ये जो ड्रॉपलेट है इसके अंदर थोड़ा सा मास भी होगा, बिल्कुल सही है। और ये क्या करेगी, ये एक पर्टिकुलर स्पेस को भी क्या करेगी बेटा, कंज्यूम करेगी। तो अगर स्पेस भी कंज्यूम करेगी तो ये वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गई, ये एक मैटर हो गई। ऐसे देखिए ये आपके सामने फ्लावर्स हैं, इनको बेटा क्या बोलते हैं पता है, इनको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स बोलते हैं। मैरीगोल्ड जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे होते हैं, ट्यूलिप होता है, रोज होता है, लोटस होता है, ऐसे ही ये मैरीगोल्ड है, ठीक है। तो जो मैरीगोल्ड के होते हैं फ्लावर्स, इनके बारे में बात करते हैं। क्या इन फ्लावर्स का अपना एक मास होगा, बिल्कुल होगा, इन फ्लावर्स का अपना एक मास भी होगा। क्या इन बेटा फ्लावर्स का अपना एक, अगर मैं बात करूं तो क्या पार्टिकल्स होंगे इनके, बिल्कुल सही है, इनमें पार्टिकल्स भी होंगे छोटे छोटे बहुत सारे, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक स्पेस को भी बेटा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो मतलब ये फ्लावर्स, सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे मैटर होते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखिए हमारे अर्थ ही नहीं बल्कि अगर हम अर्थ के बाहर चले जाएं तो अर्थ के बाहर आपको मिलेगा बेटा यूनिवर्स। और अगर आप अर्थ के बाहर इस यूनिवर्स के बारे में ध्यान से समझें तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे, ये हमारा सोलर प्लैनेट आपको दिख रहा होगा, सोलर सिस्टम है ये हमारा, और ये हो गया हमारा सन। याद रखिएगा बेटा सन, सन क्या है बताइए, सन एक प्लैनेट है कि सन एक स्टार है, जल्दी से बताओ। सर स्टार है। यस एग्जैक्टली, सन क्या है बेटा, सन एक स्टार है। बहुत अच्छी बात, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो बेटा याद रखो, सन क्या है, सन एक स्टार होता है, ठीक है, सूर्य एक तारा है, ओके। अर्थ के निकट, ठीक है, जो पृथ्वी होती है, ये देखो अर्थ, ये रही हमारी, ये अर्थ है। अगर आपको दिखाऊं मैं पेन से, ये देखो ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये अर्थ है। और अर्थ के पास जो सबसे नियरेस्ट बेटा स्टार है उसका नाम क्या है बताओ, उसका नाम है सन। और अर्थ के पास जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है उसका नाम अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इट्स प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिए, पहला हो गया सन, दूसरा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, सन तो बेटा आपको याद है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी, PROXIMA, प्रोक्सिमा CENTURY, सेंचुरी, ठीक है, ये दूसरा नाम है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेम ऑफ द स्टार विच इज द नियरेस्ट मोस्ट स्टार टू द अर्थ, सो दैट इज सन, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट नियरेस्ट, तो आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है, चलिए। अब आपको कई सारे प्लैनेट दिख रहे हैं, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है, प्लूटो नहीं होता, बिकॉज प्लूटो की अगर बात करी जाए तो प्लूटो को अब हम डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं बेटा, डॉर्फ, DWARF, ये एक बौना ग्रह है। डॉर्फ को क्या बोलते हैं, जो जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है, उनको डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। हम ज्यादा इस समय डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज 2006 में
याद रखिए, एक कंट्री है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, ऐसे ही एक कंट्री है, उसका नाम है चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग। तो प्राग में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई थी। उस यूनिट में ये बोला गया कि जो प्लूटो है ना, वो इस नेपच्यून के ऑर्बिट को कट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम प्लूटो को प्लैनेट ना मान के बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे। फिर से सुनो, 2006 में चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में एक मीटिंग हुई बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट्स की, और उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये जो प्लूटो है ना, यहाँ जो ये छोटा सा प्लूटो था यहाँ पे, ये प्लूटो क्या करता था कि नेपच्यून के ऑर्बिट को कट कर जाता था व्हाइल रिवोल्यूटिंग अराउंड द सन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हुआ ये कि प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट की कंडीशन, प्लैनेट की लिस्ट में से। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में सन है जो कि स्टार है, और 8 प्लैनेट्स हैं बेटा, छोटे छोटे। ये 8 प्लैनेट आपको दिख रहे हैं। मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। क्लियर हो गया? और भगवान का शुक्र मनाइए कि इन दोनों ग्रहों का आपस में मिलन नहीं हुआ कभी, मतलब ये नेपच्यून और ये प्लूटो का, बिकॉज अगर इनका आपस में मिलन हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। आप खुद सोच सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्रलय आएगी। चलिए, तो ये भी क्या होगा, इन सभी बेटा अगर हम बात करें इन सभी की, तो ये सब क्या है, आपस में मैटर हैं, बिकॉज ये स्पेस भी कंज्यूम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल से भी मिलके बने हैं, और इनमें मास भी होगा, इसलिए ये मैटर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये देखो स्टार है, और ये मैंने बगल में एक इमेज ली है, प्लायर। तो ये दोनों के दोनों, ये सॉलिड का, ये तो आप जो देख रहे हो ये गैस, ये तो गैसेस पार्टिकल्स आ गए स्टार, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये दोनों भी मैटर है। ये देखो सैंड, सैंड की बात करो बेटा, सैंड जो आप देख रहे हो, ये भी सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके मैटर में आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, बेटा कुछ पूछ रहे हो? यस सर, आई हैव अ डाउट। या प्लीज गो ऑन। तो जो आपने प्लैनेट के बारे में समझाया था ना, वो समझ नहीं आया। वो समझ नहीं आया बेटा? और प्लैनेट में हमने ये बात करी, चलो फिर से समझते हैं। देखो ये प्लैनेट है बेटा, अगर जैसे हम बात करें, देखो प्लैनेट को आप ऊपर से अलग से मत देखना ऐसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस अर्थ की, तो अगर मुझे अर्थ को कभी भी समझना है तो मैं अर्थ को कैसे समझूंगा, अर्थ के अंदर जाके समझूंगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं कभी अर्थ के अंदर गया, तो बेटा अर्थ के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपको सॉलिड भी मिलेंगे बहुत सारे, आपको लिक्विड्स भी मिलेंगे बहुत सारे, आपको गैसेस भी मिलेंगी बहुत सारी। भाई हमारे एनवायरनमेंट में पता नहीं कितनी सारी गैसेस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है आपके एटमॉस्फेयर में, आप जानते हो 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और 21% बेटा ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास थोड़ी सी नियॉन गैस भी प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं। तो अगर मैं अर्थ की बात करूं, प्लैनेट को अंदर जाके, ऊपर से मत देखो, अंदर जाके देखो, तो अंदर जाके जब आप देखोगे तो आपको ये सब मिलेगा ना। तो अगर बेटा सॉलिड लिक्विड गैस अगर किसी प्लैनेट के पास है, तो वो प्लैनेट कैसा बिहेव करेगा? क्या वो प्लैनेट मैटर की तरह बिहेव नहीं करेगा? बताओ मुझे। यस सर, करेगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओके, नाउ गेटिंग माय पॉइंट। शुड आई प्रोसीड फर्दर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने कुछ इमेजेस आई जो कि एग्जांपल्स थी, ठीक है। अब ये देखो सैंड की बात करें, तो सैंड भी बेटा, ये सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और अगर ये सैंड के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये सब क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये बेटा सॉलिड पार्टिकल्स हैं सारे के सारे, तो ये पार्टिकल्स हो गए। दूसरी बात, इनकी अपनी एक क्या होगी, मास होगी। और तीसरी बात, ये किसी ना किसी स्पेस को भी देखो कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब सैंड भी क्या होती है, सैंड भी एक मैटर होती है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, इतने अच्छे से समझो कि यार जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे ना, तो मजा आ जाएगा कि यार इतनी अच्छे से पढ़ा है कि कोई डाउट नहीं है। मैं आपको आज होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। आप जानते हैं कि आपके स्टैंडर्ड में बेटा 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क, ठीक है, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे लेटर ऑन, और आज आपको होमवर्क भी दिया जाएगा जितना आपने पढ़ा है उसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगर आप देखो, तो आपके सामने फिर 2 इमेजेस आई। मुझे बताइए, क्या बुक्स जो होती हैं ये मैटर हैं? जल्दी बताओ बेटा, बुक्स मैटर हैं तो क्यों है? फटाफट रिप्लाई करो। सर यस, बुक मैटर है। जी, क्यों? सर ये पार्टिकल से बनी हुई है, स्पेस लेती है। बिल्कुल सही। और तीसरा? सर इनमें वजन भी है। वजन नहीं बेटा, सर इनमें गलत मास बात। भी है। वजन नहीं बोलते, वजन का मतलब मास, भार हो गया, मास। वेट हो गया।
हमारी डेफिनेशन में वेट नहीं है बाबू, हमारी डेफिनेशन में मास है, ठीक है। जब आप वेट को 9.8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके ऐसे बेटा देखो ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ये रोजेस हैं, इनमें भी सेम चीज होगी, है ना। और ये देखो ये इसको गिरगिट बोलते हैं, है ना, कैमिलियन। तो कैमिलियन जो है वो भी एक क्या कर रही है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, स्पेस कंज्यूम कर रही है, मास है इसके अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखो, मास और वेट तो सभी में होता है, लेकिन हम यहाँ पे मास की बात करते हैं। जी डाउट कोई? चलिए अब जल्दी से मुझे बताइए इन चारों में फटाफट बेटा कि कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर है, फटाफट बताओ। चेयर मैटर है, सर एयर मैटर चेयर है और एयर मैटर है, एयर लव और स्मेल और नॉन स्मेल मैटर भी है। मैटर है सर। अच्छा स्मेल नॉन मैटर है? यस सर सर। मैटर है, मैटर है। बेटा दीपांशु आप क्या कह रहे हो, स्मेल नॉन मैटर है? यस सर। अच्छा लव, लव भी नॉन मैटर कह रहे हो? यस चलो सर। कोई बात नहीं, ध्यान से सीखते हैं बेटा, ध्यान से समझते हैं, सुनो ध्यान से। चेयर के बारे में मेरे ख्याल ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। ये देखो ये एक छोटा सा बच्चा है, ये पता नहीं क्या हो गया, इसने ये एग्जाम में एक पेपर को लिख रहा था और ऐसा पेपर आ गया कि इसने अपने ऊपर के माइंड बॉक्स को खोला और उसमें से कुछ चीजें निकली जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। और इसने अपने ब्रेन को फुल स्क्वीज कर लिया और उसके बाद भी ये बेचारा इतना कुछ लिख पाया। देख रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं बनना ना, हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल स्ट्रांग बनना है, ठीक है। चलिए क्या है, तो चेयर जो है बेटा ये सॉलिड है, आपको पता है कि इसमें कुछ खास बताने की नीड नहीं है। ये पार्टिकल से मिलके भी बनी है, ये स्पेस भी कंज्यूम करेगी और इसमें मास भी होगा, ये पीएसएम इसके अंदर होगा। एयर की बात करते हैं जरा, एयर इंपॉर्टेंट है बेटा। एयर को हम किस कंडीशन में रखेंगे बताओ, सॉलिड में रखेंगे, लिक्विड में रखेंगे कि गैस में रखेंगे? सर गैस। गैस में रखेंगे, मानते हो? बिकॉज एयर इज व्हाट, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, राइट, विच इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और एयर है क्या, एयर है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो बेटा अगर गैसेस का कॉम्बिनेशन है और आप पढ़ चुके हो कि मैटर में भाई गैस भी तो एक मैटर है, तो अगर कोई गैसेस का कॉम्बिनेशन है तो वो भी क्या होगा, मैटर होगा। तो इसलिए एयर भी क्या है, एक मैटर। समझ में आ गया? अच्छा अब बात करते हैं जरा इस लव के ऊपर कि ये लव क्या है। तो एज यू नो दैट लव इज अ काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। आप आगे चल के बायो में पढ़ोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया, है ना, कि भाई बंदी छोड़ के भाग गई, इस तरह की चीजें हो गई, वो कहते हैं मेरा हार्ट जो है ना वो ब्रेक हो गया। तो बेटा कभी भी ध्यान रखो, हार्ट के पास तो फीलिंग्स होती नहीं है, समझ रहे हो। आप आगे चल के बायो में आपको पढ़ाऊंगा, कभी भी किसी का दिल नहीं टूटता है। पता है क्या टूटता है, क्या चीज टूटती है? टूटता है बेटा उनका हाइपोथैलेमस। याद रखो, हमारा ये जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इस फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग सो मेनी डिफरेंट फीलिंग्स अराउंड यू, ठीक है, एंड इनसाइड योर बॉडी। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये कई सारी फीलिंग्स क्रिएट करता है। ब्लड का काम बिल्कुल भी फीलिंग्स क्रिएट करने का नहीं है बाबू, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से सुने इस बात को। Hypothalamus is the part of the human brain which is responsible for conveying different feelings inside the body. समझ में आ गया? चाहे बेटा लव हो, चाहे हेट हो, चाहे किसी भी तरह की फीलिंग हो, गुस्सा आए आपको, सब कुछ हाइपोथैलेमस करता है। तो आज के बाद कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि दिल करता है, दिल बिल्कुल नहीं करता। दिल तो बेटा बहुत शरीफ है, और दिल की जो इमेज बच्चे ऐसी सोचते हैं तो दिल ऐसा भी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बाद में जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। चलिए, तो लव भी क्या हो गया बेटा, लव एक नॉन मैटर है, लेकिन ऊपर वाले दोनों मैटर हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस वाले में बच्चों को कंफ्यूजन है यार, ये स्मेल में कंफ्यूजन है आप लोगों को, है ना। अब आप देखो बेटा, स्मेल पता है क्या है? स्मेल एक मैटर है, नॉन मैटर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या स्मेल किसी फीलिंग है? स्मेल किसी तरह की कोई फीलिंग होती है? बताओ मुझे। नहीं होती ना बेटा। स्मेल क्या होती है? अब आप देखो, जैसे आपने सुना होगा, जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल लेदर वर्क्स होते हैं, मतलब चमड़े के ऊपर काम होता है, शूज बनते हैं मान लो इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो भी एग्जॉशन होता है, ये इन्होंने बड़ी बड़ी यहाँ पर देखो इस तरह से चिमनियां लगा रखी हैं, और इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है बाहर, देख रहे हो। और अगर ये धुआं जो निकल रहा है, कभी अगर आप इसको स्मेल करो तो बेटा ये क्या है, ये गैस ही तो थी,
स्मेल मीन्स व्हाट? स्मेल मीन्स एक गैस। कल को अगर आप मान लीजिए कोई बढ़िया सा परफ्यूम खरीदते हो, मान लो, तो अगर आप परफ्यूम खरीदते हो तो परफ्यूम में क्या होती है बताओ? जब आप परफ्यूम को प्रेस करते हो तो इसमें से फ्रेग्रेंस निकलती है ना? और ये फ्रेग्रेंस को आप क्या करते हो बेटा? स्मेल करते हो, सूंघते हो, है ना? तो अगर ये फ्रेग्रेंस है तो फ्रेग्रेंस क्या है? फ्रेग्रेंस गैस है कि नहीं है? बताओ मुझे। यस सर, गैस सर। गैस है ना बेटा? Yes, तो जब sir. गैस है तो स्मेल मतलब क्या हो गया? गैस हो गई। और अगर गैस हो गई तो स्मेल क्या है? एक मैटर है, बिकॉज गैस एक मैटर होती है। समझ में आया? दीपांशु बेटा क्लियर है आपको कि गैस मैटर क्यों Yes, है? sir. सॉरी, स्मेल Yes, मैटर sir. क्यों है? Yes, sir. जी, कबीर आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, चलिए, तो ये सब बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको और सिखाता हूँ जल्दी से। जो परफ्यूम की बोतल होती है ना बेटा, उसमें जो ये फ्रेग्रेंस भरी होती है ना, याद रखिएगा ये इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है? और जब ये बाहर सिक्रीट आउट होती है तो वो गैस की फॉर्म में होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? परफ्यूम इज एक्चुअली योर सिलेंडर। जो घर का कुकिंग सिलेंडर होता है उसमें भी बेटा सेम चीज होती है। सिलेंडर के अंदर भरी होती है एलपीजी गैस, और एलपीजी गैस भी लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर भरी होती है। और जब आप सिलेंडर से गैस को रिलीज कराते हो, यानी कि अपना जो बर्नर होता है उसको जब आप जलाते हो गैस का, तो फिर वो गैस फॉर्म में बाहर रिलीज होती है। समझ में आ गया? तो परफ्यूम के अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो किस फॉर्म में? लिक्विड की गैस? जल्दी बताओ। लिक्विड। लिक्विड। और जब बेटा बाहर आएगी तो किस फॉर्म में? गैस। गैस। जो सिलेंडर है उसमें एलपीजी किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। और बाहर आएगी तो कैसे? गैसेस फॉर्म। आ गया समझ में सबको? बहुत बढ़िया। चलो और आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखो बेटा जल्दी से। आलमंड्स, आलमंड्स को बादाम कहते हैं। समर्स, कोल्ड ड्रिंक, और स्मेल ऑफ परफ्यूम, और थॉट्स। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा नॉन मैटर है और कौन सा मैटर है? फटाफट बताओ बेटा, जल्दी, शाबाश। आलमंड्स है मैटर। आलमंड्स मैटर है पक्का? यस सर। चलिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है जी मैटर है, कोल्ड ड्रिंक मैटर है, जी, थॉट्स नॉन मैटर है। अच्छा, ओके। सर सिर्फ 3 मैटर है। 3 मैटर हैं। समर्स मैटर नहीं होते? सर क्या? समर्स बेटा, समर्स मैटर नहीं है? नहीं सर। बिल्कुल, बिकॉज समर्स तो यार एक सीजन हो गया, और कोई सीजन मैटर थोड़ी होता है। विंटर है ना, समर्स या रेनी सीजन्स, ये सब सीजन्स हैं। सीजन्स कोई मैटर नहीं होते। कभी आपने सुना है कि विंटर कोई स्पेस को कंज्यूम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। विंटर तो हम एक मौसम को कहते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ही बेटा थॉट्स, जो आप थॉट्स सोचते हो तो ये थॉट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन? इसके लिए भी आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो ये जो थॉट्स होते हैं ये भी कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करते, ये किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन मैटर है, ठीक है? तो यहाँ पे मैटर सिर्फ 3 थे और 2 हैं इसमें नॉन मैटर। क्या सभी को क्लियर है ये बातें? जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। ये स्लाइड्स के फॉर्म में? यस सर। ओके बेटा, Yes, कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जैसे अभी पूछा था एक बच्चे ने। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन अपने मैटर्स को, जो कि क्लासिफिकेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि टाइप्स ऑफ मैटर, सी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर्स अवेलेबल इन दिस अर्थ, ठीक है? अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। अब होगा क्या कि एक है, उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है सॉलिड, दूसरे का नाम है लिक्विड, तीसरे का नाम है गैस, चौथे का नाम है प्लाज्मा, एंड पांचवे का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हो सकता है कि आप बच्चों में से किसी ने इन दोनों के बारे में कभी ना सुना हो, कि भाई प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन के बारे में। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने प्लाज्मा के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन ये बोस आइंस्टीन के बारे में आप नहीं जानते होंगे, है ना? तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बेटा बोस आइंस्टीन के बारे में नहीं जानते? फटाफट बताओ एक बार, शाबाश। नहीं पता? No, sir. नहीं सर, नहीं नहीं पता। जानता। ठीक है, कोई नहीं। अब आप देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से मेरी बात को सुनेंगे। जो हमारे पास बच्चे 9th स्टैंडर्ड वाले हैं उनको ध्यान से समझना है। सबसे पहले बेटा 9th स्टैंडर्ड में मैटर सिर्फ 3 तरह के हमारे सिलेबस में हैं। एक है गैस, दूसरी है लिक्विड,
और तीसरी है सॉलिड। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ ये 3 पढ़ने हैं अपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन जब हम आ जाएंगे ना 10th स्टैंडर्ड में तो फिर हम प्लाज्मा के बारे में भी वहां पढ़ेंगे और बोस-आइंस्टीन के बारे में भी वहां पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये चार्ट आपके सामने है तो फटाफट 2 बातों को समझ लो। 2 बातें क्या कि सर पहले तो ये बता दो कि ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन क्या होते हैं, और दूसरी बात ये बोस-आइंस्टीन का नाम तो सुना सुना लग रहा है। ये एक दादाजी हुआ करते थे पुराने टाइम पे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, ये शायद आइंस्टीन उन्हीं के नाम से आया होगा, लेकिन ये बोस किसके नाम से आ गया ये नहीं पता हमें, तो ये दोनों बता दो। सत्येंद्रनाथ बोस जी सत्येंद्रनाथ बोस। जी बिल्कुल सही है, सत्येंद्रनाथ बोस। चलिए समझिए जल्दी से। बेटा आपने कभी ब्लड देखा है अपना? ब्लड, खून। अब हम लोग खून ही बातें करेंगे आज, है ना? तो थोड़ा सा खून के बारे में समझो। देखो बेटा जो हमारा ब्लड होता है ना, ये ब्लड जब जैसे मान लो कि कभी आपको चोट लगी, जैसे आप सब बचपन में साइकिल से बहुत बार गिरे होंगे, या चलते चलते आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो पता लगा थोड़े समय में आप जमीन के ऊपर दिख रहे हो, है ना? तो गिर जाते हो। तो जब गिर जाते हैं तो हमारे घुटने टूट जाते थे, है ना? और बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती थी। तो जब ब्लीडिंग होती थी तो उस समय पे तो मम्मी हमें बहुत सारे ऑइंटमेंट्स वगैरह लगा देती थी, लेकिन जब वो ऑइंटमेंट लगाने के बाद जब वो सूखता था घाव, जब हमारा वोम सूखता था तो होता क्या था कि उसके ऊपर जो ब्लड की थी उसके ऊपर येलो कलर की एक लेयर आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जब हमको चोट लगती है तो चोट के ऊपर 1-2 दिन के अंदर येलो कलर की लेयर आ जाती है, हल्की हल्की सी। बेटा वही येलो कलर की लेयर क्या है? प्लाज्मा। या दूसरे वर्ड्स में कह लीजिए कि लिक्विड की जो सेमी स्टेज होती है, यानी कि सेमी लिक्विड, उसी सेमी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं अदर वर्ड्स में? प्लाज्मा। बाकी डिटेल में बेटा बाद में बात करूंगा, ठीक है? अभी नहीं, वो 10th स्टैंडर्ड में तो तभी देखेंगे। अब बोस-आइंस्टीन है, ये क्या है? तो देखो ये बोस नाम का जो वर्ड है ना, ये आया है सत्येंद्र नाथ बोस। ये हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हुए जिनको बेटा नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज होता है, समझ रहे हो? और ये 6 कैटेगरीज में मिलता है, ठीक है? तो ये हम नहीं जा रहे अंदर इसके डीप में, लेकिन आपको ये पता होगा कि अब लग गया पता कि बोस जो है ये सत्येंद्रनाथ बोस हैं, और आइंस्टीन जो थे ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन का आखिरी वाला ले लिया ई, ठीक है? और बोस जी का ले लिया आखिरी वाला बी। तो क्या बना दिया? बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। बिकॉज इस स्टेज को, मैटर की इस स्टेज को बोस ने और आइंस्टीन ने मिलके डिस्कवर किया था या खोजा था, इसीलिए हम इस यूनिट को क्या, इस स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा? बोस आइंस्टीन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? और अगर मैं इसमें एक बात आपको और बताऊं, जल्दी से रफ सुन लो, कि जो गैस होती है, ठीक है, जब आप गैस को बहुत ज्यादा क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो ऑलमोस्ट जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है उसके पास गैस जो है वो अपना नेचर छोड़ के कंडेंसेट फॉर्म में आ जाती है। उसी स्टेज को बोस आइंस्टीन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो बात मैंने आपको ये वाली बताई ये किसी को भी समझ में नहीं आई होगी। बताओ, यस करो जल्दी से, शाबाश। यस सर, बिल्कुल। तो अगर नहीं समझ में आई है तो बेटा समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो बाद में समझेंगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो आप देख रहे हो, आप फिजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये बहुत ध्यान से समझ लेना। 9th वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे। लास्ट ईयर सीबीएसई के पेपर में 10th में मैटर का एक चार्ट भी आया था, ठीक है, जो कि थोड़ा सा लिंक्ड था इसी से। तो अब चार्ट अगर आपको बनाना आना है तो ये पूरा सीखना आना पड़ेगा, ठीक है? तो जल्दी से सुनो, फटाफट बताता हूँ, देखो जल्दी से। बेटा अगर बात करें मैटर, तो मैटर 2 तरह से आप मैटर को डिफाइन करते हो, या तो फिजिक्स के बेसिस पे यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर बेटा केमिस्ट्री के बेसिस पे यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है? और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, इसमें जो पढ़ना है आपको वो ये 3 पढ़ने हैं जो आज आप पढ़ोगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आया समझ में? और जो केमिकल की अगर बात करी जाए केमिस्ट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केमिस्ट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो मैटर होती है वो कितने तरह की होती है? एक तो मिक्सचर और दूसरा क्या? प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है? अब ये क्या होते हैं इनको डिटेल में केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, और आपके टॉपिक में ये आएगा 9th स्टैंडर्ड में, तो हम बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है? अब प्योर सब्सटेंस भी देखो 2 तरह का, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, और ऐसे मिक्सचर भी 2 तरह का, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ऐसे ही बेटा जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट वो भी कितने तरह का? एलिमेंट भी बेटा एलिमेंट भी 3 तरह का यहाँ पे। एक हो गया मेटालिक, दूसरा हो गया मेटालॉइड्स और तीसरा हो गया नॉन मेटालिक। इनको प्रॉपर सिखाने के लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा, ठीक है? पीरियोडिक टेबल एक होती है, वो क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे।
अच्छा, और जो ये आपके मिक्सचर होते हैं, सॉरी ये जो कंपाउंड होते हैं आपके, कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक क्लासिफिकेशन था किसका, मैटर का। लेकिन आज हम अपने इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ये वाली बातें बस, क्योंकि हमारा टॉपिक फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में सिर्फ हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे बात करनी है। 10th में हम ये दोनों और पढ़ लेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये चार्ट आता है बेटा, ठीक है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कुछ और बातों को, कि जो हमारा 9th स्टैंडर्ड है, देखो इसलिए मैंने ये बात मेंशन भी कर दी कि इन आवर 9th स्टैंडर्ड, ओके, हमें क्या पढ़ना है, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स ओनली। हमें सिर्फ 3 बातों को समझना है मैटर में, ठीक है। और वो क्या होगा, जल्दी से बताओ? वो होगा बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। समझ में आ रहा है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। ये 3 हमें पढ़ने हैं, जो कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सॉलिड्स के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सॉलिड्स के बारे में हमें ये सारी की सारी बातें चाहिए। सॉलिड्स बेटा वो होते हैं जिनके अंदर मास होता है। अभी हमने बात करी ना कि मैटर के अंदर क्या होता है, मास होता है। तो चाहे सॉलिड हो बेटा, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें ये कंडीशन तो कॉमन रहेगी ना कि मास तो होना जरूरी है। बताओ, यस करो, यस और नो? यस सर। तो बेटा मास होना तो जरूरी है, तो इसलिए सॉलिड के अंदर मास हो गया। आगे बढ़ते हैं। हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कहता है कि उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। देखो ध्यान से बेटा, ये मेरा मोबाइल फोन है, मेरे हाथ में अभी है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल यूनिट, ठीक है, वो वॉल्यूम कहलाती है। 3 डायमेंशनल, जी हाँ। तो अगर 3 डायमेंशनल है बेटा, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही बेटा? यस सर। अब आ रही है? यस सर, अब आ गई। अभी आ रही है सर, अभी आ रही है? चलो ओके, जल्दी समझो बेटा, जल्दी, फिर फिनिश करेंगे ना, बहुत ज्यादा 15 मिनट और हैं, तो जल्दी से फिनिश करेंगे अपनी क्लास को। देखो ये जो आपको दिख रहा है मोबाइल फोन, इसका एक वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं, मेरे हाथ में ये है, तो इसका वॉल्यूम अभी भी फिक्स है। अगर मैं इसको अपने ड्रॉर में रख दूं तो भी ये उतना ही वॉल्यूम का रहेगा। अगर मैं इसको उठा के किसी हिल प्लेस पे ले जाऊं, हिली प्लेस पे, वहां पे भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। अगर मैं इसको पानी के अंदर फेंक दूं तो भी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं इसको एयर में कहीं पे टाइट किसी मतलब कुछ स्टोर करके रख दूं, मान लो कि किसी हैंडल पे रख दूं, तो भी क्या होगा, तो भी इसका सेम रहने वाला वॉल्यूम। यानी कि हमने क्या देखा कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। समझ में आया? आप उसको किसी भी स्टेज में ले जाओ अगर, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। और बेहतर कैसे समझेंगे, देखो मान लो कि अगर मैं अपने इस फोन को मेल्ट कर दूं, अगर मेरे इस फोन का जो वॉल्यूम है, लेट्स से मेरे इस फोन का जो वॉल्यूम है ना, वो है 10 मीटर्स क्यूब, या फिर 10 मान लीजिए लीटर्स कह लीजिए, चलो लीटर नहीं, मीटर क्यूब में कर लेते हैं। ये बेटा मीटर क्यूब है, इसको माइनस ना समझ लेना, चलो हटा ही देते हैं, फिर से लिखते हैं जी। मान लीजिए कि मेरे इस फोन का जो वॉल्यूम है बेटा, वो 10 मीटर क्यूब है। तो अगर मैं अपने इस फोन को मेल्ट कर दूं, है ना, एकदम मेल्ट कर दूं इसको, एकदम गर्म करके, तो जो मेल्टेड फॉर्म आएगी ना, उसको भी अगर मैं मेजर करूंगा, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा पता है आपको, 10 मीटर क्यूब ही होगा। तो इसीलिए हमने बोला कि अगर हम सॉलिड को किसी भी स्टेज में ले जाएं, ठीक है, या फिर किसी भी उसके स्टेज को अगर हम बदल दें, तो भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या आपको ये वॉल्यूम वाली बात समझ में आ गई सभी को? यस करिए बेटा प्लीज जल्दी से, अगर आ गई है तो शाबाश। यस सर। ओके, मतलब हमने क्या सीखा कि अगर हम कभी सॉलिड को गर्म करें, सॉलिड को हम क्या करें, मेल्ट करें, तो वो किस में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इन दोनों ही स्टेजेस में इनका बेटा वॉल्यूम जो है वो सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई? सॉलिड और लिक्विड दोनों में वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। इवन इतना ही नहीं, अगर आप लिक्विड को भी और कर दोगे गैसेस फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें भी वॉल्यूम सेम होगा। लेकिन बस थोड़ा सा गैसेस फॉर्म में दिक्कत क्या होती है कि गैस बहुत जल्दी ना सिक्रीट आउट हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, बहुत ज्यादा उसका डिस्पर्जन हो जाता है, तो इसलिए वो गैस पकड़ में नहीं आती, इसलिए वॉल्यूम फिर बराबर आता नहीं है। और याद रखना कि सॉलिड को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम आइडल स्टेज की बात करते हैं हमेशा, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो, विदाउट लॉसेस, तभी वॉल्यूम सेम आता है बेटा, ठीक है। और जो कि पॉसिबल नहीं है, कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट को आइडली कर पाना इज नेवर पॉसिबल, याद रखिए। चलो आगे चलते हैं। कहता है कि हैव अ फिक्स्ड शेप, इसकी फिक्स जो शेप जो होती है वो फिक्स होती है। अब देखो सेम चीज, अगर मैं, मेरे हाथ में अभी है, तो ये एक ऐसी शेप को रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको कहीं पर भी ले जाऊं, तो इसकी शेप क्या चेंज हो जाएगी,
बिल्कुल भी नहीं, अनलेस एंड अनटिल मैं इसको अगर गर्म ना करूं। लेकिन हम गर्म नहीं कर रहे हैं, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं बेटा। तो सॉलिड स्टेज की अगर आप बात करते हो तो सॉलिड्स का शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये पॉइंट भी मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद कहता है कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पाते। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, अगर मैं इसमें से पानी को कहीं पे फेंक दूं तो पानी क्या करेगा, चलने लगेगा, मतलब उसके अंदर फ्लो आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको अगर फेंक दूं ना ऐसे, तो ये एक बार गिरेगा और जैसे आके अपनी रेस्ट की कंडीशन में आएगा एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जैसे है वैसे का वैसे बना रहेगा, है ना। क्या ये फ्लो करने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस बेटा फ्लो करते हैं, ठीक है, बट सॉलिड कैन नॉट फ्लो। आगे समझ में। इसके बाद कहता है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। कंप्रेस का मतलब यहाँ पे बेटा नॉर्मल प्रोसेस से है, यहाँ पे मशीन्स का यूज करके बात नहीं हो रही है। नॉर्मल प्रोसेस में आप कंप्रेस भी इसको नहीं कर सकते। एग्जांपल सुनो, ये है फोन, ये मेरा दूसरा हैंड है, मैं इसको एकदम दबा रहा हूँ, तो अगर मैं दबा लूंगा तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब ये पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है, देखो ध्यान से, इस बोर्ड को अगर मैं यहाँ पे ऐसे धक्का दूं तो क्या बोर्ड की शेप चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा ये कंप्रेस भी नहीं हो सकते। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, याद रहेगा। लेकिन बेटा लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, और लिक्विड को कंप्रेस करके ही बेटा वो जो अभी आपने सिलेंडर पढ़ा था एलपीजी वाला, बताओ, तो ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, इस एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसको कंप्रेस करके ही भरा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी लिक्विड कह रहा हूँ, गैस, एलपीजी जो गैस होती है, सॉरी लिक्विड नहीं, एलपीजी जो गैस होती है ना, उसको कंप्रेस करके इस पे भरा जाता है, और तब कंप्रेस करने के बाद गैस की स्टेज चेंज हो जाती है और वो बेटा अंदर लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल सी फंडा समझो। अगर आपके पास गैस है, उस गैस को अगर आप बहुत एक हाई प्रेशर पे अगर कंप्रेस कर दोगे, गैस की बेटा स्टेज चेंज हो जाएगी और वो लिक्विड बन जाएगा। समझ में आई इतनी छोटी सी बात? बताओ यस करो फटाफट, शाबाश। यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे ये आपको प्लायर दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये फॉल्स टीथ दिख रहे हैं, सबमरीन दिख रही है, क्लॉक दिख रहा है, सॉ दिख रहा है, हैमर है, फॉर्केट है, बुलडोजर है। तो ये सारे के सारे पता है क्या है, ये सारे के सारे बेटा कैसे एग्जाम्पल हो गए, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? चलिए एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बेटा, याद रखिएगा डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। यस, अब आप देखो लिक्विड्स की बात हो रही है, तो जब लिक्विड्स पे बात करेंगे तो लिक्विड्स में क्या होगा, लिक्विड्स में भी बेटा वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। याद रखिए लिक्विड्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेफिनेट होता है। देखो कैसे, अगर मेरे जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल सबने खरीदी होगी। जैसे आपने सुना होगा भैया 2 लीटर वाली बोतल दे दो कोल्ड ड्रिंक की, या 1.5 लीटर वाली दे दो बोतल कोल्ड ड्रिंक की। तो बेटा अगर उसके अंदर 2 लीटर आ सकता है, वो मतलब वॉल्यूम अगर आ सकता है, तो आप उस फैंटा की बोतल को कहीं पर भी ले जाओ, वो 2 लीटर ही रहने वाला है। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम क्या हो गया, लिक्विड का जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या होगा, फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, नो डेफिनेट शेप। अगला कहता है कि इनकी शेप डिफरेंट नहीं होती। बेटा सॉलिड, ये देखो ये जो सॉलिड था इसकी शेप डेफिनेट है, लेकिन अगर मैं पानी की बात करूं, लिक्विड की बात करूं, देखो अगर मैं इस पानी को इस ग्लास में रखूंगा तो ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर मैं उसी पानी को मान लीजिए कि अपनी इस बोतल के अंदर रखूंगा तो देखो ये बोतल की शेप ले लेगा, ठीक है। जैसे इसमें ये ग्रूविंग्स कटी हुई हैं, पानी भी वैसी शेप ले लेगा। अगर मैं ग्लास को पानी को किसी और शेप में बकेट में डालूं, मान लो बाल्टी में, तो बाल्टी का शेप ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो लिक्विड्स की खास बात क्या हो गई कि इनकी शेप जो होती है ना वो डेफिनेट नहीं होती। जिस भी तरह के आप बोतल में उसको डालोगे या फिर एपरेटस में उसको डालोगे, उसका शेप ले लेगा। आ रहा है समझ में? बताओ यस करो। दोनों चीजें क्लियर हुई, पहले दोनों पॉइंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। आगे देखो कह रहा है बेटा लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है ना, इसको थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अभी आज आपकी पहली क्लास है तो मैं आपको इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ाना चाहता कि आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी आगे चल के आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको बस छोटी सी बात ये बता देता हूँ कि इस यूनिवर्स में बेटा ध्यान रखना, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, मतलब अगर चल रही है, मोशन में है, तो याद रखिएगा उस बॉडी के अंदर क्या है, उस बॉडी के अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर इस क्या बोला मैंने,
अगर इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग डायरेक्शन में है तो मतलब क्या होगा, मतलब बेटा ये होगा कि वो उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रही है बात? पक्का? यस करो। यस सर। जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों हुई, अब उसका रीजन सुनो बेटा। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं हम लोग हाफ mv²। आगे चल के पढ़ोगे, इस पे न्यूमेरिकल्स हैं आपके। ये टॉपिक है आपका वर्क एंड एनर्जी, जब वो पढ़ेंगे तो ये बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक ये यूज हो रहा है, ये v। ये v पता क्या है? ये v है बेटा वेलोसिटी। समझ रहे हो? ये v क्या है? ये वेलोसिटी है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये v की वैल्यू 0 हो जाए बेटा, v की वैल्यू क्या हो जाए? 0, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई ऑब्जेक्ट की? 0 हो गई। तो अगर वेलोसिटी 0 हुई तो वेलोसिटी का स्क्वायर भी क्या होगा? 0। और वेलोसिटी के स्क्वायर में अगर m का मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी 0, और अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 0। मतलब अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो बेटा ये पूरा का पूरा जो आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू दिख रही है, ये क्या हो गई? ये पूरी की पूरी 0 हो गई। मतलब इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा कि वेलोसिटी के 0 होने से क्या 0 हो गई? बताओ। वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ, वेलोसिटी के बेटा 0 होने से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। एक बार जल्दी से फिर समझते हैं। फॉर्मूला था बेटा k = हाफ mv²। याद रखिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। मास के 0 होने का मतलब है वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? वो बॉडी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का मास बेटा 0 नहीं हो सकता, याद रखना। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो सकती थी, तो अगर वेलोसिटी 0 हो सकती थी तो हमने इसकी वेलोसिटी को 0 करने की कोशिश करी। जैसे ही हमने वेलोसिटी 0 करी तो ये पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड है बेटा ये 0 हो गया, और हमने क्या सीखा कि काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। अब आप बताओ, ये बात समझ पा रहे हो जो मैंने बोली थी कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी बेटा मोशन में है तो मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। बताओ, ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो गई मतलब मोशन लेस हो गई, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ही नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा मोशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर मोशन है तो मतलब v है, और अगर v है तो मतलब k है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आई बात? यस करो, शाबाश। सर आई हैव अ डाउट। यस प्लीज गो ऑन। सर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? आपने स्पीड के बारे में सुना है? यस सर। यस सर। क्या होती है स्पीड? बताओ, स्पीड क्या होती है? सर कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इसको देखें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, वही तो स्पीड है। या अगर मैं मान लूं कि अगर आपने 1 घंटे में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया? किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड की यूनिट होती है। मतलब मैं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरी। अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाऊं तो मैं बोलूंगा कि मेरी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन बेटा स्पीड जो होती है ना, स्पीड याद रखो, स्पीड की जो क्या कहते हैं डायरेक्शन जो होती है, वो बेटा डायरेक्शन स्पीड की वो फिक्स नहीं होती। यानी कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। देखो, अगर आप नॉर्थ में जाओ, आप साउथ में जाओ, आप ईस्ट में जाओ, आप वेस्ट में जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, आप साउथ वेस्ट में जाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं किससे जा रहा हूं? मैं स्पीड से जा रहा हूं। लेकिन जब आप वेलोसिटी टर्म की बात करते हो, तो जब आप स्पीड में डायरेक्शन भी दे देते हो, तो आप बोलते हो कि भाई मेरी स्पीड नहीं, अब मेरी वेलोसिटी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मुझे बताओ कि जो कार होती है, कार बेटा, कार में स्पीड होती है कि कार में वेलोसिटी होती है? बताओ जल्दी से, अभी समझ जाओगे सब कुछ। स्पीड कार की स्पीड होती है ना। ट्रेन की बेटा क्या होती है? ट्रेन की भी स्पीड होती है ना। बिकॉज ये कार और स्पीड ये जो होते हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलते, है ना। कार अभी सीधे जा रही है, पता लगा आगे जाके कोई टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, फिर आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना है, फिर आगे पता लगा सेम चलनी है। तो क्या डायरेक्शन फिक्स हुई? नो सर। नहीं हुई ना। नो सर। तो बेटा जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है तो क्या होता है कि किसी यूनिट टाइम में जब आप यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करें तो वो स्पीड है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा रॉकेट की, देखो रॉकेट ऊपर जाता है, तो अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है तो जब तक चला नहीं जाएगा स्पेस में तब तक सीधा ही चलेगा। मानते हो इस बात को? तो रॉकेट के टर्म्स में क्या यूज करेंगे? स्पीड की वेलोसिटी।
सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्योंकि रॉकेट की बेटा डायरेक्शन फिक्स है, रॉकेट हमेशा सीधा जाएगा, ऊपर वो चलता जाएगा। अभी क्लियर हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? यस सर। जी, आपने सुना होगा बेटा साइंस में वेक्टर और स्केलर दो यूनिट्स होती हैं, वेक्टर और स्केलर, ठीक है? तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और स्केलर में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन बेटा डायरेक्शन नहीं होती है। तो जो स्पीड है, स्पीड में मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड का मतलब जो उसका अमाउंट है, जैसे 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 किलोमीटर पर आवर जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है? और वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड हुआ, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, डायरेक्शन। समझ में आया? डायरेक्शन फिक्स हो जाती है बेटा वेलोसिटी में, लेकिन स्पीड में वही डायरेक्शन मिसिंग होती है। आप समझ में आ गया स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है? बढ़िया से एकदम मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, ये बताओ। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर। इनके पास जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये पास पास होते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखो। अब देखो ये क्या होता है, ये देखो ये सॉलिड है बेटा, ये लिक्विड है, और ये क्या है, ये गैस है। देखो सॉलिड में मैंने कहा ना पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं। लिक्विड में भी ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, और गैस में भी बेटा ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ये पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स की खास बात है कि बहुत देखो पास पास होंगे। देख रहे हो कितने सारे पास पास हैं, ये देखो ये सब कितने पास पास दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना? लेकिन लिक्विड में क्या होता है, यही पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेसिंग होती है। देखो स्पेस देख पा रहे होगे लिक्विड में, है ना? और गैसेस में तो बेटा ये स्पेस बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो? तो यही जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में, बताओ? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आया कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? बताओ। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर बीइंग अप्लाइड विदिन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स, जैसे मान लो कि सॉलिड का हमने एक पार्टिकल ये उठा लिया, एक पार्टिकल ये उठा लिया, इन दोनों पार्टिकल के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, बस बेटा उसी फोर्स को हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं। आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे इसके, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज लिक्विड्स टू फ्लो। याद रखिएगा कि लिक्विड हमेशा क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं। अब ये थोड़े से टेक्निकल टर्म आना शुरू हुए हैं आपके लिए। लिक्विड्स क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं, और फ्लो करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा कांस्टेंट फ्लो करते हैं, याद रखना कांस्टेंट फ्लो, ठीक है? इन पे अभी हम नेक्स्ट वाली क्लास में वो डिटेल में बात करने वाले हैं, सब काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी सब देखेंगे बाद में। चलो और आगे चलते हैं। गैसेस एंड लिक्विड्स आर बोथ फ्लूइड्स। आपको पता है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है? ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद करनी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध दो पॉइंट ऐसे भी होते हैं बेटा, जब आप आगे फर्दर पढ़ते हो ना, तो फर्दर पढ़ने के साथ साथ आपको पुरानी वाली चीजें क्लियर होती हैं। चलिए अब देखो, ये सॉलिड में वैसा ही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनमें ये जो फोर्सेस, ये जो आप देख पा रहे हो, जो हमने अभी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बेटा बात करी थी ना, वो यही है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है इनके बीच में, ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ये सब क्या है, ये सब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेटा। और यही लिक्विड में देखो कम होते हैं, देख रहे हो लिक्विड में ये सब कम है, मतलब इन दोनों के बीच में तो है, अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में तो है, लेकिन इसके और इसके बीच में नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे पूरी की पूरी एक चेन रिएक्शन होती है, ठीक है? यहाँ पे इनडायरेक्टली सब बंधे होते हैं आपस में, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। और गैसेस में तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत कम होती है, बहुत हल्की होती है, इसीलिए गैसेस बहुत दूर दूर चले जाते हैं। ये रीजन है कि जब परफ्यूम की बोतल को खोला जाता है तो फ्रेग्रेंस पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, वो भी इतनी जल्दी। क्यों जल्दी? क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, समझ रहे हो? गैसेस के बेटा पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है कि वो स्मेल, जो फ्रेग्रेंस है उसके पार्टिकल्स को, परफ्यूम के पार्टिकल्स को वो होल्ड कर पाए, रोक पाए। इसीलिए गैस जो होती है, परफ्यूम जो होता है, वो तुरंत फैल जाता है पूरे रूम के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर है? यस करो। ओके, आगे चल के और क्लियर होगा आपको। क्या कह रहे हो जी बेटा, क्या बोल रहे हो, जल्दी से बताओ। चलिए, लिक्विड्स के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आप देख सकते हैं। जब हम कॉफी को गर्म करते हैं, ठीक है, या अगर हमने बाथ टब की बात करें तो उसमें ये सब लिक्विड्स हो गए, आपको दिख रहे होंगे। फ्रेश वाटर है, ठीक है, सिंक वाटर है, सूप है, ये सब लिक्विड के एग्जांपल है। मिल्क है, जूस है ना, ये सब लिक्विड के एग्जांपल हो गए। गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में भी कंप्रेस्ड। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बेटा आपको ये बात बताई थी ना कि जो लिक्विड एलपीजी होती है सिलेंडर के अंदर,
ये जो सिलेंडर में क्या था, एलपीजी भरी हुई थी, तो ये क्या था, गैसेस को जब हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बताइए थी ये। तो अब जब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं तो मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि गैसेस को क्या करा जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि गैसेस में भी कंप्रेस्ड। ठीक है, परफ्यूम की बोतल में जो फ्रेग्रेंस है वो भी सेम एग्जांपल है बेटा। परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है उसको कंप्रेस करते हैं, भाई गैस फॉर्म में होती है फ्रेग्रेंस, हमने उसको क्या करा, कंप्रेस करा और एलपीजी वो उसमें डाल दिया, परफ्यूम की बोतल में डाल दिया, और परफ्यूम की बोतल में वो लिक्विड फॉर्म में होती है। आपने सुना होगा एक वो बहुत एड चलती है फॉग वाली, चलती है फॉग वाली एड, अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें फॉग वाली बेटा, एक फॉग परफ्यूम आता है, उसकी एक एड चलती है टीवी पे, उड़ता नहीं सबसे अच्छा, उड़ता नहीं, हाँ वही वाली जो एड है, तो वही है। तो उसमें क्या है, वो ज्यादा कंप्रेस करा हुआ है, इसलिए उसमें आपको जब आप फॉग की बोतल को हिलाओ ना परफ्यूम की, तो आपको लिक्विड समझ में आता है, क्योंकि उसमें गैसेस हाई कंप्रेस्ड हैं। चलिए, गैसेस एक्सपैंड व्हेन लेस प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, गैसेस क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं जब प्रेशर कम हो। आप खुद देखो, गैसेस के पार्टिकल अभी कहाँ थे, दूर दूर थे, है ना, गैसेस के पार्टिकल कहाँ होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं, तो तुरंत भाग जाते हैं इधर उधर, तुरंत पकड़ में नहीं आते, भाग जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम होता है, इसलिए एक्सपैंड कर जाती हैं। एक्सपैंड का मतलब दूर दूर भाग जाना। ठीक है, गैसेस कैन बी मिक्स्ड, गैसेस को मिक्स भी करा जा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास क्या है, एयर। एयर क्या है, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस, है ना, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, नहीं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत रेयर अमाउंट में है तो, लेकिन बहुत रेयर अमाउंट में। ठीक है, ज्यादा नाइट्रोजन होती है आपकी और ऑक्सीजन ज्यादा होती है, 78 और 21। ठीक है, अगर आप इनको मिला लोगे ना तो 99% तो 100 में से यही हो गया, समझ रहे हो, और लगभग 0.3% के आसपास आर्गन होती है, बाकी जो 0.7% बच गई उसमें बाकी की गैसेस होती है, जिसमें CO2 भी आ जाती है। ठीक है, CO2 ज्यादा तब रिलीज होती है जब पौधे जो होते हैं ना, रात के टाइम पे जब वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे होते हैं, इसलिए मना करा जाता है बेटा कि पेड़ पौधों के सामने रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो गैसेस को, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। देखो गैसेस का एग्जांपल आपके सामने, तो ये कुछ गैस, जैसे ये ड्रैगन की फ्लेम है, ये गैस है, याद रखो गैसेस फॉर्म है ये। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, ये भी है। वोल्केनो से जो लावा निकलता है बेटा, वो भी गैसेस फॉर्म में निकलता है, याद रखिए। स्टीम, सूप से ये जो निकल रही है स्टीम, वो भी वही है। कैंडल बेटा, कैंडल से जो निकलता है धुआं, वो भी गैस फॉर्म की हो गई। क्लाउड्स भी बेटा किस में आते हैं, गैसेस में आते हैं। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको ऑप्शन दे देगा ये 4, ठीक है, और चारों में से आपसे पूछेगा बताओ कौन सी गैस फॉर्म है, कौन सा लिक्विड है। अब आप ये मत करना कि आप ये ड्रैगन की जो फ्लेम है उसको आप लिक्विड करके चले आओ। ठीक है, लिक्विड क्यों नहीं है, कि बिकॉज फ्लेम निकली और तुरंत फ्लेम गायब हो गई, पूरे एनवायरनमेंट में फैल गई, समझ रहे हो, तो इसीलिए किसमें इसको हम ट्रीट करते हैं, हम गैस मानते हैं इसको। हालांकि ड्रैगन की फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ड्रैगन ही नहीं एग्जिस्ट करते तो फ्लेम कहां से एग्जिस्ट करते हैं, है ना। चलिए, अब ये आपके सामने देखो ध्यान से सर जी। सर क्लाउड बताना कैसे गैस है। क्लाउड बेटा कैसे गैस है, एक बेटा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक है, आगे चल के आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो होता क्या है, देखो एक बार, मैं अभी डिटेल में तो नहीं जा रहा, बस क्विक समझ लो, क्योंकि हम आगे डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, जब क्या होता है कि जो ये रिवर वाटर है बहुत सारा, ठीक है, मान लो ये सब रिवर वाटर है, और यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, तो सन की रेस जब इसके ऊपर पड़ती है ना, तो जब सन की रेस ऊपर पड़ी तो बेटा इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, समझ आना, आगे चल के जब हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो आपको और अच्छे से मेरी हैंडराइटिंग समझ में आएगी। अभी मैं माउस का यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समझने में दिक्कत, चलिए कोई नहीं। तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, अब ये ऊपर आ गई गैस फॉर्म में, यानी कि जिस तरह से स्टीम बनती है, तो ये स्टीम बन गई, ठीक है, अब ये स्टीम ऊपर आ गई। अब आप देखो, जब स्टीम ऊपर आ गई तो स्टीम ऊपर आके क्या होती है बेटा, इसका प्रेशर हो जाता है कम, लो प्रेशर के ऊपर। ठीक है, लो प्रेशर के ऊपर जो स्टीम होती है ये अपना फेस को चेंज करती है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस। मैं बात में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि कंडेंसेशन कैसे हुआ। ठीक है, इवन वीडियो भी आपको दिखाऊंगा इसकी मैं, डोंट वरी। तो वीडियोस की फॉर्म में भी पढ़ेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बहुत मजा आने वाला है आपको। तो कंडेंसेशन होती है, तो अब आप देखो ये स्टीम बताओ क्या है, गैस है ना। यस सर। स्टीम क्या थी, गैस थी ना, तो बेटा यही स्टीम ऊपर जा रही है। अच्छा, बादलों में, क्लाउड्स में होता क्या क्या पता आपको, क्लाउड्स में वेपर होता है बेटा, क्लाउड में स्टीम होती है,
क्लाउड में अगर बात करें तो कुछ हद तक फॉग भी आ जाता है, ठीक है। क्लाउड में बेटा एयर के पार्टिकल भी होते हैं, क्लाउड में डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। इसमें वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, तो बहुत कुछ मिलके तब जाके क्लाउड बनता है, समझ रहे हो। तो क्लाउड में क्या हो गया, इसीलिए ये और ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि क्लाउड क्या है, क्लाउड एक गैस। अगर समझ में प्रोसेस जो होती है ना बेटा इवेपोरेशन की वजह से, इसलिए हम उसको बोल देते हैं। बहुत गहराइयां हैं, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, डोंट वरी, सबको मजा आएगा। तो अब ये देखो, ये आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनमें हमने बहुत सारी बातों पे बात कर ली है। जैसे सॉलिड में शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है ना। इस मोबाइल फोन का क्या मैं शेप चेंज कर सकता हूँ? नहीं, दबा के तो नहीं कर सकता ना, अनलेस अनटिल मैं इसको तोड़ ना दूं प्रॉपर, तो वो तोड़ने वाला काम नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इनका वॉल्यूम भी डिफरेंट होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये भी आपको बताया गया। क्योंकि क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज आपने अभी अभी एक फोटो पढ़ी थी और उस फोटो के अंदर आपने देखा था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो बहुत पास पास थे, दिख रहा था एक फोटो में। अगर आपको नहीं याद है तो ये देखो, ये वाली फोटो की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ये देखो, ये वाली, ये जो फोटो थी इसमें सॉलिड के पार्टिकल देखो कितनी पास हैं, ठीक है। और अगर इस वाले को देखो, ये सबसे पहले वाली को, तो इसमें भी देखो कितने सारे पास हैं, ठीक है। तो बेटा जब जितने ज्यादा पास होंगे फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, जितने दूर होते जाएंगे तो एक तो स्टेज बदलती जाएगी और वो फोर्स भी क्या होता जाएगा बेटा, वो कम होता जाएगा, याद रखो, ठीक है ना। इसीलिए गैसेस में ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं, लगभग ना के बराबर। इसीलिए गैसेस बहुत जल्दी भाग जाती हैं, गैसेस के पार्टिकल्स भाग जाते हैं, और वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन का प्रोसेस। आगे पढ़ाऊंगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो परफ्यूम से फ्रेग्रेंस का निकलना इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। आगे बात करेंगे उस पे हम, अभी सब कुछ एक ही क्लास में थोड़ी सीख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें। अब देखो 9th क्लास में बेटा ये सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या बोलते हैं कि डिफरेंस अमंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं, इन पॉइंट्स को जरूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास आपकी जब होगी तो उसमें आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। तो ये मैंने आपके सामने दो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इमेजेस मैंने शेयर करी हैं, और दोनों में ही सब कुछ डिफरेंसेस प्रॉपर लिखे हुए हैं, ठीक है। जितना आपका टीचर आपको नहीं बताएंगे ना बेटा स्कूल में, उससे ज्यादा तो मैंने यहाँ पे देखो 14 प्रॉपर्टीज बता रखी है, समझ रहे हो। तो एक बार इनको पढ़ना है आपको, नेक्स्ट वाली क्लास में इन 14 को पढ़ना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर उसको यहीं से हम बात करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे साथ बच्चे ऐड होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्या चीज हमने, तो क्वेश्चन है कि टुडे व्हाट वी हैव लर्नड, आज हमने क्या सीखा। तो बेटा आज हमने सीखा है मैटर के बारे में, ठीक है। आज हमने सीखा है कि मैटर की क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में भी डिफरेंट डिफरेंट बात करी। तो अब आपके सामने आता है आज का आपका होमवर्क, बस 5 मिनट मेरे साथ रहिए, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है। तो अब आप देखो, ये आपके सामने है, व्हाट इज मैटर, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको ये लिखने हैं अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बताया था अभी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आपको सिर्फ बेटा वही 3 लिखने हैं, आपको बोस, आइंस्टीन और प्लाज्मा नहीं लिखना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर कह रहा है कि राइट डाउन एनी 7 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। मैंने आपको बहुत सारे बताए, ठीक है अभी, और एक बच्चे ने भी पूछा भी था, सर क्लाउड क्या है, तो क्लाउड गैस है, तो गैस का एग्जांपल हो गया वो, ठीक है। ऐसे क्या कह रहा है, राइट डाउन एनी 7 डिफरेंसेस अमंगस्ट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मैंने तो बेटा आपको 14 एग्जाम वो बता दिए डिफरेंस, आपको तो सिर्फ 7 लिखने हैं। तो होगा क्या कि 9th क्लास के बच्चे ध्यान रखें कि 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर 7 डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो याद रखिए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, कर लेंगे आराम से। पूरा आपको पढ़ाया गया है, होमवर्क हो जाएगा, मुझे बताओ जल्दी से। यस ओके सर। यस सर। बेटा करना है ईमानदारी से। यस सर। यस चलिए अब एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली आस्क। कोई भी आपके मन में डाउट हो जल्दी बताइए, फिर क्लास को एंड करेंगे। कोई क्वेरी है बेटा? सुनील सर लाइव हैं आप मेरे साथ? जी सर। जी, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। सर स्पंज सॉलिड होता है या लिक्विड? क्या बेटा? स्पंज सॉलिड होता है या लिक्विड? स्पंज जो मिठाई होती है? यस सर। अच्छा देखो बेटा, जब स्पंज बनता है ना, तो जब बन जाता है तो वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखो। लेकिन जब आप उसके अंदर चाशनी को डाल देते हो तो लिक्विड भी उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म चली जाती है, मतलब सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, तो वो मिक्स एग्जाम्पल है, याद रखो। आगे समझ में?
छेना हो गया, ठीक है, स्पंज हो गया, गुलाब जामुन हो गया, तो ये सारे के सारे। सर हम उसे सॉलिड कहेंगे या लिक्विड? बेटा हम उसको सेमी सॉलिड फॉर्म कह सकते हैं, ना तो सॉलिड है पूरी तरह से, ना तो लिक्विड है। लेकिन अगर ज्यादा जाओगे, मतलब अगर बेस्ट आंसर करना तो फिर सॉलिड करो, लेकिन एग्जैक्टली सॉलिड नहीं है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चाशनी का कंटेंट आ गया ना, लिक्विड का कंटेंट आ गया। लेकिन आप सॉलिड बोल सकते हो जी, सॉलिड बोल सकते हो, मतलब अगर हमें एक चूज करना है सॉलिड और लिक्विड में, तो सॉलिड ही करेंगे बेटा, ठीक है। हाँ जी, और कोई? सर कैन यू प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग, आई ज्वाइन लेट, भूमिका सोनी जी कह रही हैं। बिल्कुल भूमिका बेटा, ये आपको शेयर कर दी जाएगी, डोंट वरी। कोई बेटा क्वेरी है तो जरूर पूछिए। नो सर। भूमिका बेटा आपको कोई प्रॉब्लम, आप लेट ज्वाइन करे हो, कोई बात नहीं? नो सर। नहीं? और किसी को कोई डाउट? सुनील सर आप बात कर सकते हैं प्लीज बच्चों से। बच्चों कैसे लगी आप लोगों को क्लास? सर अच्छी लगी सर। ओके, आप लोग ना हमारे पर्सनल नंबर्स, जो भी आपके टच में सर लोग हैं, जिनके जिस भी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, आप अपने व्यूज क्लास के बारे में उनको भी बता सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ जो अड़ोस पड़ोस में बच्चे हैं या आपके स्कूल मेट्स हैं, जो भी हैं, आप मैक्सिमम बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ें, क्योंकि आपने देख लिया है कि सारे टीचर्स हैं, दिलीप सर हैं, योगेश सर हैं, केतन सर हैं, सब एक्सपीरियंस्ड हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम ही कराते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन एकेडमिक पढ़ा भी चुके हैं और कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव है आप लोगों को मैक्सिमम फायदा पहुंचाना इस लॉकडाउन में, क्योंकि हो सकता है, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ और ये जो पीरियड है मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर भी क्रॉस कर जाएगा, तो हमें गैप नहीं लेके आना अपनी नॉलेज में किसी भी लेवल पे। ऐसा नहीं है कि स्कूल ओपन नहीं हुए तो हमारी नॉलेज का लेवल वो नहीं जा पाएगा जो हमें मिलना चाहिए था। इसलिए उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को वही चीजें प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है हम लोगों ने। आप इसका मैक्सिमम फायदा उठाइए और अपने सर्कल में भी मैक्सिमम लोगों को जोड़िए ताकि सब इसका फायदा उठा सके। ठीक है बेटा? सर मेरे नंबर पे मैसेजेस नहीं आते। आपके नंबर पे मैसेज, आप नंबर लिख लीजिए सब लोग, 9268 लिख लीजिए आप, 92। हाँ आप लिखिए, नंबर तो लिखिए आप। यस यस। 9268 ओके 12 ओके 4200 लिख लिया आप सब लोगों ने? ठीक है। आप लोगों को कोई भी समस्या है, अपने व्यूज हैं, क्लास में आपको कोई चेंज चाहिए, टाइमिंग के रिगार्डिंग कोई इशू है, या किसी टीचर से या मटेरियल से कोई भी किसी तरह का आपका इशू है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके ओके, अभी क्लास ओवर करते हैं क्योंकि हमारी इसके बाद जस्ट नेक्स्ट एक और क्लास है। ओके सर। ओके बेटा, एंजॉय द क्लास, बाय। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा ऑफ कोर्स। और ये बेटा होमवर्क आपको दिया गया है, ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी इस फाइल की, ठीक है? ये आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप अपना होमवर्क उससे करेंगे सारे बच्चे। ओके, क्लास को ऑफ करें अब। थोड़ी अपनी खुद तो और अब आप खुद ले लो क्या?